हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे आप लोग? ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आशा ये भी करते हैं कि आप लोग सारे लेक्चर देखते होंगे और याद भी रखते होंगे। याद रखिएगा तो ये इनऑर्गेनिक को बहुत आसान बनाता है। चैप्टर क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक को बहुत आसान बनाता है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काफ़ी क्या कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। ठीक है। इस चैप्टर के बारे में इसके समरी में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये कितना हार्ड है। ठीक है। तो ये आने से, कंपाउंड बनने से ये होता है ना कि जो कितना मतलब बॉन्ड मजबूती होता है, तो इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। और ये बॉन्ड बहुत मजबूती होता है और बहुत ही ज़रूरी भी होता है। ठीक है। बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जिस दिन हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा तो उस दिन हमें इस चैप्टर के बारे में अहमियत पता चलेगा कि ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड होता है ये चैप्टर। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें होती है, इसीलिए किसी भी संस्था में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने का मतलब ये होता है, बचपन से लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते आते हैं, जिस कारण उसमें क्या होता है ना कि जो बच्चे को वो सब तो पता रहता है, लगभग आधा चीज़ जानते रहता है। आधा जो जानता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, जैसे कि जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जानते रहते हैं, लगभग आधा एलिमेंट का बच्चे सबको नाम भी याद रहते ही है। जिस कारण से क्या होते हैं, टीचर सबसे पहले बच्चे को उस माहौल में लाते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ने के मूड में लाते हैं। तो जैसे ही बच्चे इनऑर्गेनिक पढ़ने के मूड में आ गए, उस माहौल में आ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो बेस से स्टार्ट करते हैं जो उसको होते रहता है। टीचर वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आप लोग को 8th 9th क्लास से हो, वहाँ से स्टार्ट करके क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे आपको ले जाते हैं उस जगह पे जहाँ आपको कुछ भी जानकारी नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारी इनऑर्गेनिक चलती है। लेकिन हम क्या किए, कुछ उल्टा पकड़ लिए। ठीक है। उल्टा इसीलिए पकड़े हैं चूँकि वो जो हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं ना, तो वो 11th का बात हो जाती है। 11th और 12th दोनों मिला के होता है, जो कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, चूँकि टाइम अवेलेबल नहीं है। हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है और तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में भी अच्छी होना आनी चाहिए। ठीक है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो सबसे हार्ड होता है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, उसको हम उठाए हैं। उसको इसीलिए उठाए हैं क्योंकि अभी आप लोग के पास से ज़्यादा होमवर्क नहीं है। आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छे से करने का मतलब है 4 या 5 क्वेश्चन नीट में आना। 4 या 5 क्वेश्चन नीट में आना। ठीक है। और मेंस और में भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन हम सब में रहते हैं। तो नीट में बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है, जिस कारण हम क्या किए, इसको स्टार्ट किए। और ये चैप्टर जो हम स्टार्ट किए हैं, तो हम भी वही काम किए जो पीरियोडिक टेबल में लोग करते हैं। तो हम भी इस लेवल से स्टार्ट किए हैं जहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, स्टार्ट होता है। सॉल्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। और सॉल्ट से स्टार्ट होता है, कोशिश करते हैं कि बेहतर देने का, बेहतर समझाने का। ठीक है। और आशा करते हैं कि आप समझते भी होंगे। ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब चैप्टर होता है, जिस कारण आप लोग को कुछ याद भी करना पड़ता होगा। लेकिन हम कोशिश रखते हैं कि आपको रटना ना पड़े, सब कुछ क्या हो जाए समझ के आप समझे। ठीक है। समझे और उसको याद रखें, रटे नहीं। रटना नहीं है कि केले के पत्ते लंबे एवं हरे होते हैं, केले के पत्ते लंबे एवं हरे होते हैं, ये काम नहीं करना। हमें देख के समझना है, ये केले के पत्ते हैं, ये लंबे हैं और क्या है, हरे हैं। दिखाई दे रहा है ये हरा कलर का है, लंबा है, हम देख के समझे कि ये क्या है, लंबा है और हरा कलर। ये रटना नहीं, केले के पत्ते लंबे एवं हरे होते, केले के पत्ते लंबे एवं हरे होते, ये काम नहीं करना है। इनऑर्गेनिक भाई कुछ चीज होता है जिसके लिए कोई ट्रिक उरिक कुछ भी नहीं होता और उसे हमें रटना पड़ता है। ठीक है। और जहाँ पे रटने वाली बात आएगी वहाँ पे हम आपको खुद ही बता देंगे। जैसे कल बोले थे, कुछ का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे याद करेंगे, पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर याद करेंगे। यदि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है, और 3D सीरीज का है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1-2 एक्सेप्शन भी ले लिए थे, ठीक है। जैसे Fe+3 हो जाता है, Fe+3 होता है या फिर Fe+2 होता है, तो दोनों केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। Fe2+ में भी, लेकिन होना चाहिए था कितना, 4 ही, क्योंकि हम बोले कि जनरली दुगुना होता है। तो Fe+2 में कितना चार्ज है, Fe पे कितना चार्ज, +2 मतलब 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं, कितना है, 6 होता है। ये एक्सेप्शन आ जाते हैं 1-2, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वो हम कल लिस्ट बता दिए थे, ठीक है, और आप लोग याद भी किए होंगे, उसी से अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है इसके बारे में अभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ही एग्जाम्पल लेके आते हैं और उसको सामूहिक रूप से देखते हैं, उसमें क्या क्या नाम हम यूज किए हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब आप लोग को बता दिए। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं K4 FeCN का होल 6, ठीक है। ये क्या है, पूरा को यदि माना जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, जब ये पानी में जाएगा, क्या होगा, पानी में जाएगा तो ये अलग हो जाता है, इसीलिए इस कोष्ठ के बाहर इसको लिखे। तो इस कोष्ठ को क्या कहते हैं, इसका भी नाम लिखिए देते हैं। गुरु कोष्ठक हिंदी में होता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए, तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कोई दिक्कत। और हमने क्या बताया था कि ये पानी में जैसे जाएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब इससे अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, इसको अलग अभी नहीं करेंगे, अभी केवल हमें समझना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जान भी रहे हैं, तो जो ये टूट जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका नाम हम क्या बोले थे, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोले थे, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन और किसी किसी बुक में देखिएगा आप एस भी रहता है। ऐसा क्यों, ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों इंग्लिश के सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिस वजह से कहीं कहीं पे आपको जैड की जगह एस भी दिखाई देगा। केवल ये आयोनाइजेशन में नहीं, कहीं बहुत जगह हाइब्रिडाइजेशन लीजिए, कुछ भी लीजिए जहाँ पे जैड का बीच में यूज होता हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जो टूटने वाला है इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। पूरे को कंपाउंड को बोले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड है, अब इसको पानी में देंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये लोग एक साथ आ जाएगा। तो ये एक साथ जो आता है, जिसको उसको ब्रैकेट में रख दिया, इस ब्रैकेट का नाम क्या बोल दिए थे, स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए ठीक है। और जो टूट जाता है क्या हो जाता, अलग हो जाता पानी देने के बाद, उसका नाम क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये जो नहीं टूटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना जी। जो टूट गया उसका नाम आयोनाइजेशन स्फीयर, जो नहीं टूटा इसका नाम होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए, तो सामूहिक रूप से एक चीज समझ लिए कि जो पूरा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अब इसमें ये टूट गया भाग, तो इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये जिस चीज से ये आयोनाइजेशन स्फीयर अलग रहता है, देखो अलग है ना, ये अलग है, ये सब एक है,
तो जिस चीज़ से अलग होता है, जिस कोष्ठ से अलग होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके बीच में, अब जब इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने भी चीज़ है उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ये पूरे स्फीयर को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। अब ये बाहर में है, इसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। अब देखिए, तो हम लोग क्या बोले थे, इसके बारे में यदि हम पूरा जानकारी ले ले, यही हम क्या हो जाएगा, हम लोग इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूरा जान लिए। इसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, फिर से अब इतना का ही बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या आ जाएगा? के को हटा देंगे, जैसे के 4 FeCN का होल 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? FeCN का होल 6। FeCN का होल 6 होता है। चलो अब देखो क्या होता है ना, ये Fe है, ये Cn का होल 6 है। तो इस पूरे को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं ना। चलिए पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दिए। अब यहाँ पे हम बोले थे इसके और इसके बीच में क्या होता है? बंधन होता है। बंधन मतलब क्या? ये दूसरे का भी आके क्या हो जाता है? एक दूसरे से जुड़ जाता है। बंधन का मतलब ये समझिए कि किसी कहीं भी शादी होता है कि नहीं होता है? तो शादी होता है तो एक लड़की आती है, एक लड़का आता है। लड़की दूसरे घर का, लड़का दूसरे घर का, तब वो दोनों आपस में मिलता है, एक दूसरे को क्या करते हैं? वरमाला जो भी होता है उसके बाद शादी होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। मतलब वो अब इस प्रकार हो गया, दोनों बंध गए। जैसे परिवार में पहले वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, अब उसे क्या करना पड़ेगा? लड़की को लड़का के साथ रहना पड़ेगा, लड़का को लड़की के साथ में। क्यों? वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? एक बंधन में बंध गए। क्या हो गए? एक बंधन में बंध गए, जिसको हम लोग देखते नहीं है। क्या उस बंधन को दिखाई देता है? नहीं, हम लोग महसूस करते हैं कि अब शादी हो गया तो एक दूसरे के बंधन में बंध गए। अब वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? उस प्रकार से रह सकते हैं जैसे अपने मम्मी पापा के साथ पहले रहते थे। ये हम कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है। उसमें उसके लिए क्या करते हैं? और लोग इंजॉय करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो वही बात, सेम बात यहाँ पे, फर्क इतना है, हम इसमें क्या करेंगे? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें बॉन्ड बनता है, तो हम इसमें उस बॉन्ड का बात करेंगे। इसमें महिला को पुरुष के साथ शादी कराएंगे। क्या कराएंगे? महिला को पुरुष के साथ शादी कराएंगे, लड़की को लड़का के साथ नहीं, मतलब शादीशुदा दोनों है उसको कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या माने थे? पुरुष माने, और इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम CMA। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको क्या बोले थे? महिला है ना। तो ये महिला है, तो इसका नाम बोले थे लिगांड। क्या बोले थे? लिगांड। अब यहां एक लिगांड नहीं, एक से अधिक है लिगांड्स। हम लोग के यहाँ शादी में क्या होता है? रीति रिवाज है कि पुरुष एक है तो 2 महिला से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक पुरुष 2 महिला इससे शादी कर सकता है, लेकिन एक महिला 2 पुरुष से शादी नहीं कर सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये संभव नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता हम लोगों की नेचर में। क्या आज तक कभी ऐसा देखा है कि जो एक महिला 2 पुरुष से शादी किए हो? नहीं देखे होंगे।
ये बात पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन आप तो ये बहुत देखे होंगे ना कि एक पुरुष है 2 महिला 3 महिला से शादी किया हुआ है। बहुत सारे परिवेश में, हमारे परिवेश में क्या होता है, लोग दिखाई भी देते हैं ऐसे, अभी भी होते। अक्सर पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा शादी करते थे। भले ही पहले के ज़माने में खाने में बहुत कम मिलता था, राशन और बहुत कम उपलब्ध था, उतना क्या था, खाना उपलब्ध नहीं था, फिर भी लोग एक लोग 2 शादी 3 शादी कर लेते थे। करते थे कि नहीं? वही समझिए पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं, अंकल लोग हैं, और यहाँ पे आंटी है, एक से अधिक, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, अर्थात सेंट्रल मेटल एटम एक भी हो सकता है, लेकिन ये जो लिगांड है ये एक से अधिक भी हो सकता है। नहीं, होता भी है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कौन कौन हो सकता है। तो ये कौन कौन हो सकता है, तो ये तो बात हम बहुत डीप में बताएं, लगभग 3 से 4 लेक्चर इसी में गया है, लिगांड में ही, कि कौन हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है आगे कि क्या ये बंधन तो बनाता है, आखिर ये बंधन क्यों बनाता है, एक दूसरे से बंधन क्यों बनाता है, ये शादी क्यों करती, ये पुरुष है ये महिला है, ये महिला पुरुष होने के बाद क्यों शादी करते हैं, ये शादीशुदा पहले से था फिर भी शादी क्यों करते हैं। उसका एक ही रीजन है, पानी बाबू, वाटर बाबू। बाबू मतलब प्यार से बोलते हैं, सोना टोना मोना जो भी आता है, तो पानी को बाबू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई लगाने वाला एक्सपर्ट बाबू है। वो क्या करते हैं, लड़ाई लगा देते हैं। ठीक है, जिस कारण से यहाँ कुछ लिगांड है उसको उसके हस्बैंड जी छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसके हस्बैंड जी छोड़ देते हैं, तो महिला बच जाती है अकेले। अब महिला जब अकेले बच गई, हस्बैंड चले गया, कहाँ से कमाएगी खाएगी, वो क्या करते, दूसरे से किसी के साथ गया शादी कर ली, भले उसके पास पहले से वाइफ उसकी मौजूद है फिर भी उसके साथ जाके शादी कर लेगी। तो उससे क्या होगा, जब वो पुरुष शादी कर लिया तब तो उसकी वाइफ हो गया, किसके, जिससे वो शादी किया, तब उसे तो खिलाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, राम और मोहन 2 व्यक्ति है, गांव के हैं। राम और मोहन क्या है, 2 व्यक्ति है, दोनों शादीशुदा है। क्या है, राम और मोहन दोनों शादीशुदा है। राम भी उसी वर्ष शादी किया है, मोहन भी उसी वर्ष शादी किया है। ठीक है, अब देखिए राम क्या करता है, एक गांव में है झगड़ालू व्यक्ति श्याम। गांव में क्या है, झगड़ालू व्यक्ति क्या है, श्याम है। श्याम क्या करता है, जाके राम को उसकी वाइफ के बारे में झगड़ा लगा देता है। जब राम को झगड़ा लगाया तो देखिए राम क्या करता है, अपनी वाइफ से तलाक ले लेता है, उससे बोलता है अब हम तुमको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलता है वो, हम तुमको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, चलिए नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। और वो राम क्या करता है, उसको छोड़ देता, अपना चले जाता है कहीं और। ठीक है, यहाँ पे K4 4 गो CN इसकी वाइफ है। कितना CN, K4 है और यहाँ पे 4 CN होगा, इसकी वाइफ है। 4 गो K है तो 4 गो CN है। तो मान लो ये राम है, ये अपने वाइफ को क्या किया, छोड़ के चले गया। जब ये छोड़ के गया तो इसीलिए कोष्ठ से बाहर लिखे। ठीक है, कोष्ठ से बाहर लिख दिए। ये अपनी वाइफ को छोड़ दिया, छोड़ा तो ये बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी महिलाओं की। जब ये छोड़िए दिया चले गया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, वेट की, लेकिन राम बेचारा घूम के वाइफ को देखने नहीं आया। लास्ट में ये रुपया के से लाचार होके चारों महिला क्या करेगी, ये बगल वाले से जाके शादी कर लेगी। बगल वाले एफ ही भाई साहब है, जिसका नाम क्या है, मोहन है। इसके पास 2 वाइफ पहले से मौजूद है।
कै गो वाइफ है, 2 गो वाइफ पहले से मौजूद है। मतलब राम ने अपनी चारों वाइफ को छोड़ दिया और मोहन के पास 2 गो वाइफ पहले से है, 2 गो है, फिर भी मोहन बेचारा का काम पूरा पॉसिबल नहीं है, इसे और की जरूरत है, ये चाहता और हम शादी कर ले। तो ये चारों क्या करेगा, जाके इस भाई साहब से, ये मोहन से शादी कर लेगा, ये भाई साहब से क्या कर लेगा, शादी कर लेगी। तो 2 गो पहले से 4 गो और आ गया, तो टोटल कै गो वाइफ हो गया इसका, बेचारा का कै गो वाइफ हो गया, 6 गो हो गया, हुआ कि नहीं। तो अब ये 6 क्या हो गए, वाइफ हो गए, पत्नी हो गए, तो 6 का हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा, 6 का हक क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए 6 का हक क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया कि मोहन है, इसका अपना वाइफ 2 थी, लेकिन ये 4 गो किसी और के वाइफ से शादी कर लिया, टोटल वाइफ कितना हो गया, 6 गो हो गया। तो ये लोग क्या करता है, तो अब बॉन्ड बना, शादी किया तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड बना, बॉन्ड मतलब बंधन। तो अब ये लोग जो बॉन्ड बना, तो ये खतरनाक बॉन्ड बनता है। कितना खतरनाक, बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक कि पानी इसको तोड़ नहीं पाएगा। कितनों झगड़ालू व्यक्ति, जो श्याम है, श्याम जो है कितनों झगड़ालू व्यक्ति है, तो ये मोहन और ये 6 महिला के बीच इतना मजबूत बॉन्ड बन गया कि उसको तोड़ नहीं पाता है। श्याम क्या करेगा, इस दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। तो आखिर इस दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, ये लिगांड और मेटल, मतलब ये मोहन और उस महिला के बीच में ऐसा कौन सा बॉन्ड बन गया, कौन सा बंधन बन गया कि जिसकी वजह से श्याम तोड़ नहीं पाया, लेकिन इसके साथ जो पहले 4 महिला थी के साथ इसको तोड़ दिया। इसको क्या किया, तोड़ दिया। पानी मतलब श्याम, पानी मतलब श्याम, श्याम ने क्या किया, तोड़ दिया इसके बॉन्ड को। मतलब इस पति पत्नी थी, दोनों में लड़ाई लगा के इसको अलग कर दिया। लेकिन ये जो एक पति है, 6 गो महिला है, जबकि महिला के बीच में लड़ाई भी तो होती होगी ना, कभी भी 4 वाइफ होते ऐसा नहीं हो सकता वो बिल्कुल शांत होगी, उसके बीच तो लड़ाई भी तो होती होगी ना। तो ये लड़ाई होता है, फिर भी ये अकेले संभाल लेता है 6 गो को, 6 को जो ये अकेले संभाल लेता है। फिर आखिर ये इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बंधन है, जिस कारण से ये क्या करता है, पानी इसको तोड़ नहीं पाता है, श्याम जो झगड़ालू व्यक्ति है इसको लड़ाई नहीं लगा पाता है। तो इसी बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और हम आपको बता दें कि ये शादी किया क्यों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनाया, क्यों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, क्यों शादी किया। तो ये शादी इसीलिए किया क्योंकि पहले जो था ये 4 गो महिला थी, सीएन थी, के साथ था, मतलब राम के साथ था। ये 4 महिला 4 राम के साथ था, ठीक है। तो ये छोड़ के चले गया, राम जब छोड़ के चले गया तो महिला के पास रुपया और की कमी हो गई, खाने पीने का दिक्कत हो गया। तो मतलब क्या हो गया, महिला शांति से नहीं रह सकती थी, क्योंकि आज खाती थी कल क्या खाएगी उसको सोचना पड़ता था। जिस कारण अब इसके पास और पहले मोहन के पास, मोहन ऐसा था कि कमाई बहुत था, इसके पास रुपया पैसा बहुत था, लेकिन ये महिला सब उतना काम नहीं कर पाती थी, इसे महिला का जरूरत था। इन्होंने क्या किया, इस महिला को जो रुपया का जरूरत था तो ये रुपया दिया और ये महिला क्या कर ली, इससे शादी कर ली, शादी कर ली। अब इसका जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है, मोहन उठाता है, ठीक है। मतलब ये कहने का अर्थ है, पहले ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल का मतलब ये शांति से नहीं रह पाती थी, और ये भी अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि इसको जितना जरूरत था, ठीक है, जितना इसको जरूरत है, जितना काम की जरूरत था उतना काम ये 2 महिला नहीं कर पाती थी, इसीलिए ये चारों से शादी कर लिया। अब क्या करेगा, जैसे ये शादी करके 6 को महिला हो गया इसके यहाँ, अब ये स्टेबल हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल कहने का अर्थ ये है कि अब इस लोग की ना तो ये महिला सबको कोई चीज़ का कमी है,
न इसके काम घटता है, इसका काम भी पूरा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ ना, ये शादी किया और एक दूसरे के बीच ये इसको जो जरूरत था ये पूरा करती थी, इसको जो जरूरत था मतलब आपस में एक दूसरे से साझा करते थे, काम का बंटवारा कर लेते थे। और इसको तोड़ने वाला जो झगड़ालू व्यक्ति श्याम था उसको कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो इसी के बीच जो बंधन होता है, ये जो लेने और देने की प्रक्रिया है, तो उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, पूरे मतलब प्रोसेस को, और ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है, बनता है, उसी को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, तो इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप लोग को पता चल गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसीलिए बनता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल ज्यादा हो। चलिए ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, जिस कारण पानी इसके मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लिए, और इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, ये लिगांड कहते हैं, समझ लिए। अब बात आती है कि ये कितना तक शादी कर सकता है, ये जो एक पुरुष है कितने महिला से शादी कर सकता है। तो उसके लिए आप लोग को बता दिए थे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर का जनरली दुगना होता है, जस्ट पिछले क्लास में बताए। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा लेक्चर, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पीछे का लेक्चर तो आप समझ गए। ये भी ये देती है, लोन पेयर देती है। अब यहाँ देखिए, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप ही है। क्या ये 6 महिला एक ही साइड हो जाए, इस पुरुष के एक ही साइड रहेंगे, बिल्कुल नहीं। 6 महिला है तो ये महिला चाहेगी कि हम एक साथ नहीं दें। ये क्या करता है, तो 6 अपना क्या होगा, अलग अलग रहेगा। CN है ना, CN सबका ये जगह फिक्स कर दिया है। ये पुरुष है तो क्या कर दिया, ताकि 6 महिला लड़ाई न करे, तो वो क्या कर दिया, जगह फिक्स। ये पुरुष बीच में है, 6 महिला इसके साइड साइड है, CN 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 और CN। ठीक है, अब एक चीज बताइए, देखिए कैसे स्टेबल होता है। हम लोग जानते हैं कि जो इनर्ट एवं नोबल गैस स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इनर्ट और नोबल गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पीरियोडिक टेबल में कोई भी चीज़ क्या चाहेगा, वो स्टेबल होना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं। तो इनर्ट और नोबल गैस मोर स्टेबल होता है, इनर्ट या फिर नोबल गैस। जगह कम होने के कारण शॉर्ट में लिखा है आइस इनर्ट एंड नोबल जिस गैस। ठीक है, एक नंबर देखिए, फर्स्ट पीरियड में हीलियम आता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नियन, जो सेकेंड पीरियड का होता है। कौन सा पीरियड, दूसरा। पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो सुता हुआ है, देखे होंगे सुता हुआ एलिमेंट, वो क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, और उठा हुआ एलिमेंट ग्रुप होता है। ठीक है, तो हीलियम से नीचे आता है एक ही ग्रुप में नियन, जिसका परमाणु संख्या 10। उसके बाद आता है आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडन 84। ये सब क्या हो गया, स्टेबल हुआ कि नहीं। अब देखिए, ये जो स्टेबल है तो सारा एलिमेंट क्या चाहेगा कि इसके तरह हो। पीरियोडिक टेबल में, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये सब है। तो ये सब जो होता है तो सब क्या चाहेगा, इसके तरह
होने के लिए चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो अब बताइए ये F ही है, क्या है, F ही है। चलिए F ही है, F ही का परमाणु संख्या कितना होता है, F ही का परमाणु संख्या 26 होता है। तो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, एक एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन की संख्या होती वही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कब, न्यूट्रल लिगांड में। किसमें, न्यूट्रल लिगांड में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। देखिए मजेदार कहानी है, समझने पे यदि दिलचस्प लीजिएगा ना बिल्कुल दिमाग में 100% बैठ जाएगा। अब देखिए F ही है एटॉमिक नंबर, 26 हुआ कि नहीं। ये पुरुष के पास 26 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये 26 गो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके तरह होना चाहेगा, ये अपने अगला मतलब क्या, जो स्टेबल एलिमेंट है, तो ग्रुप 18 का होगा, ये ग्रुप 18 का है। तो 26 से ऊपर कौन सा स्टेबल एलिमेंट है, तो 26 से ऊपर क्या 18 है, होता है ना, बिल्कुल गलत। 26 से ऊपर 18 नहीं, 26 से नीचे आ गया, तो 26 से ऊपर 36 होता है। वो किसके तरह होना चाहेगा, ये 36 वाले की तरह होना चाहेगा। कौन, F ही किसके तरह होना चाहेगा, 36 वाले की तरह। ये अपने अगला स्टेबल एलिमेंट मतलब मोर स्टेबल एलिमेंट, जो ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है उसकी तरह होना चाहेगा। मतलब ये पुरुष जो है इस महिला सबसे उतना लोन पेयर लेना पसंद करेगा, उतना उससे शादी करना पसंद करेगा, उतनी महिला से शादी करना पसंद करेगा जब तक ये अगले स्टेबल क्या हो जाए, एलिमेंट क्या बराबर न हो जाए। तो अगला स्टेबल एलिमेंट का एटम का में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 36 होती है। तो जब तक इसका 36 नहीं पूरेगा तब तक ये शादी करते रहेगा। क्या करेगा, शादी करते रहेगा। तो अब देखिए इसके पास टोटल कितना है, 26 है, लेकिन इसमें भी कंडीशन दे दिया है कि ये क्या करता है, 2 गो को त्याग देता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। ये 2 यहाँ पे +2, यहाँ पे -4 होगा ना, यहाँ पे क्या करेगा, ये दो क्या करता है, पहले लोन पेयर किसी को दे देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन 2 क्या करता है, किसी को दे देता है। तो ये 2 किसको दिया रहता पता है आप लोगों को, पहले से जिससे शादी किया है ना, ठीक है, उसको क्या करता है, पहले से दिया हुआ रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से दिया हुआ रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ रहेगा ना, तो इसमें से 2 घट न जाएगा जी, नहीं समझे कि जो ये पुरुष के पास कितना टोटल रुपया है, टोटल रुपया है 26 गो, 2 गो टका पहले खर्चा हो गया, 2 गो रुपया क्या कर दिया, 2 महिला को खर्चा कर दिया, 1 रुपया वो पहले जो 2 शादी किया था 1-1 रुपया दोनों महिला पे खर्चा कर दिया। पुरुष में कौन पुरुष का बात कर रहे हैं, मोहन का बात कर रहे हैं, वो 2 महिला पे खर्चा कर दिया। तो उसके पास कितना बच गया, जब ये 2 गो खर्चा किया तो +2 लिखना पड़ेगा, जो 2 मेरे पास खर्च हो गया। तो अब हो गया F ही के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 ही ना, 2 खर्चा हो गया, बच गया 24। अब इसके पास 24 हो गए, होना कितना चाहेगा, 36 गो। ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए और रुपया हम कमाए और कमाए। तो रुपया कमाएगा कहाँ, ये महिला सब रुपये देगी, ठीक है। तो कै गो देगी तो 36 फूट जाएगा, मतलब 24 है। इससे अगला क्या होगा, जो स्टेबल कंपाउंड होगा, स्टेबल एटम होगा, उसके बराबर ये होना चाहेगा। तो अगला क्या है, 24 से ऊपर है 36 कि 54 है, तो 54 भी, लेकिन जस्ट पहले वाला। तो जैसे 24 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा,
54 नहीं, उससे पहले 36 आता है, तो इसके तरह क्या होना चाहेगा, ये पसंद करेगा तो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए कितना शादी करना पड़ेगा, देखो इसके पास कितना बच गया, सॉरी 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 है ना, तो 24 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बनाएगा, शादी करेगा, पहले से दूगो से किया हुआ है, तो दूगो से किया है, तो एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितना इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको 2 दे देगा। कितना दे देगा, 2। तो 24 से 2 कितना हो गया, अब इसके पास 26 हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये भी अपना 2 देगा, तो ये 28। तो पहले जो एफ ही शादी किया था, ये दोनों से किया था कि नहीं, तो वो देखो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन दे पाता था, टोटल 28 ही दे पाता था ना, लेकिन इसको कितना चाहिए था, 36। तो बेचारा शादी कैसे नहीं करेगा, मजबूरी है उसका शादी करना। बेचारे मोहन का शादी करना क्या है, मजबूरी है, क्योंकि उसको 36 रुपया का जरूरत है, 36 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होगा। लेकिन वो 2 महिला कितना दे पा रही है, टोटल 28 को दे रही, तो बेचारा मजबूरी में चारों से शादी कर लिया। और शादी किया तो 2 को यूहो दे दिया, तो जब 2 दिया तो ये हो गया टोटल 30। फिर ये भी 2 देगा, तो 2 देगा तो ये हो जाएगा 32। फिर ये भी 2 दे देगा, तो 32 हो जाएगा ये 34। और फिर ये भी 2 दे देगा, तो टोटल कितना हो गया, 36। इसीलिए क्या हो गया, 36 क्रिप्टन के बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। और ये इतना स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, ये मोहन बोलेगा कि आजा श्याम, तुम कितनों लड़ाई लगा दो, हमारी वाइफ और हमारे बीच कभी हम टूट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम क्या हो गए, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा। हमारा कैपेसिटी था 24 इलेक्ट्रॉन का, 26 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अब हम कितना आदमी हो गए, टोटल हम 36 हो गए। अब तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करेगा, 36 इलेक्ट्रॉन को पूरा देगा। अब किसी के मन में आता होगा, क्या आप ये तीर का निशान दे दिए तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2, बिल्कुल जी हाँ। यदि ये तीर का निशान दे रहे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको जा रहा है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या किए, समझ लिए। अब यही जो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होना चाहता है, ये अगला स्टेबल कंपाउंड की तरह, सॉरी एटम की तरह होना चाहता है। अगला स्टेबल एटम की तरह होना चाहता है। कौन चीज, ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, स्टेबल होने के लिए चाहता है। ये शादी इसीलिए करता है, इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आशा करते हैं कि आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अच्छे से समझे होंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये इलेक्ट्रॉन पहले जितना ग्रहण किया है या फिर त्याग किया है, वो देख लेंगे। जो पहले कितना त्यागा है, यदि कितना 5 त्यागा है तो पहले घटा देंगे सेंट्रल मेटल एटम में से। उसके बाद कितना ये शादी करके इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ग्रहण किया है वो पता चल जाएगा। जितना ग्रहण किया हुआ रहेगा तो वो टोटल, यदि ये मतलब इनर्ट गैस की के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिस कारण उसे पानी तोड़ नहीं पाएगा। और इसी को क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। उसी नंबर को क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो अर्थात ये जो बराबर है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ। एक मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, समझ लिए। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यदि हम फार्मूला निकालें तो यहाँ से कैसे हो सकता है। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला कैसे निकलेगा, ई से इफेक्टिव, ए से एटॉमिक, एन से नंबर। शॉर्ट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पहले हमने क्या किया, जितना टोटल इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन था, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या या टोटल
प्रोटॉन की संख्या। तो टोटल प्रोटॉन नहीं लिखेंगे, क्योंकि घटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन घटाना सही नहीं लगता है। सही आंसर वही आएगा लेकिन सही नहीं लगता, एग्जैक्ट वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये कितना क्या किया है, त्यागा है, और जितना ये त्यागता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, बताए हैं पीछे, बिल्कुल आप लोग को आता है चूंकि सिखाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जितना त्यागा उतना ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, माइनस क्यों किए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इसके पास घट जाएगा। यहाँ पे 26 था लेकिन 2 किसी और को दे दिया तो कितना बच गया, 24। तो जितना दिया तो उतना घटा देंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, तो इसके पास 24 बच गया, ये होना किसके बराबर चाहेगा, ये 36 के बराबर होना चाहेगा। उसके लिए क्या करेगा, ये शादी करेगा, और शादी करने के बाद क्या होता है, एक लिगांड 2 लोन पेयर देता है। क्या करता है, एक लिगांड 2 लोन पेयर देता है। तो जितना शादी करेगा उसको 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना। 2 क्यों किए, चूंकि सारे लिगांड के पास जब देता है तो 2 लोन पेयर देता है, तो 2 गुना। कै गो दिया है, लिगांड की संख्या कै गो, तो लिगांड का संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगांड की संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या कर देंगे, इसको हम गुना कर देंगे, या फिर बोल दीजिए टोटल नंबर ऑफ लिगांड। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या लिख सकते हैं, या फिर आप लिख दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लिगांड। टोटल नंबर ऑफ लिगांड लिखने से थोड़ी आपको मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, क्योंकि कुछ लिगांड क्या होता है 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो वहाँ पे लिगांड एक जोड़िएगा, 2 लोन पेयर कैसे होगा, तो इसलिए आप लिगांड मत जोड़िए, या तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर जोड़िए या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़िए। ठीक है, तो बेटर यही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में डायरेक्ट लिखाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपसे करवाएंगे और उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। हेडिंग में दीजिए इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EAN। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EAN। चलिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होता है। किसमें, न्यूट्रल एटम में। एलिमेंट मत बोलिएगा, एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसको आप यदि एलिमेंट बोल देते तो आपका गलत हो सकता है। तो आप एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखिए, एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, किसमें, न्यूट्रल एटम में। टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसमें? इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में जो उदासीन परमाणु होगा, न्यूट्रल एटम होगा, उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल संख्या को ही क्या कहेंगे? परमाणु संख्या कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए। कॉपर होता है, इसका 29 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। Fe होता है, देखिए, संकेंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन Fe 26, कोबाल्ट CO 27, निकल 28, Cu कॉपर 29, पैलेडियम 46। ये क्या है? नीचे का एटॉमिक नंबर है, ऊपर में क्या है? एटम जो है उसका संकेत है। ठीक है, एलिमेंट का संकेत है, ये समझ लिया। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब अगला हेडिंग देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये किसको कहेंगे? तो देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? आप फार्मूला से आप बोल सकते हैं। क्या बोले थे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, देखिए, बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले थे? नहीं, गलत लिख दिए यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, अब ये किसी को देता है, किसी को दिया, तो दिया मतलब क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, और जब ये दिया तो इसमें से घट जाएगा, घट गया। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर।
अब प्लस में, अब ये इनर्ट गैस की तरह, नोबल गैस की तरह होना चाहेगा, उसके लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेगा। लोन पेयर में एक, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितना लेगा उसको 2 से गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जो कि आप लोग को निकालने के लिए बता दिए, ठीक है। तो इससे आप क्या कर, क्या आप इससे फार्मूला आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या फिर लॉस किया है, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और जितना को लॉस किया है, तो वो टोटल नंबर क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो देखिए द अवेलेबल, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the total number of available electron available, the total number of available electron, मतलब ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। अब अभी इसका पहले बात कर रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेन या लॉस, क्या गेन या लॉस नहीं, आफ्टर लॉस, मतलब लॉस होने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, या फिर गेन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास। द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम यहां पे विथ लिखिए, the total number of available electron, total number of available electron of central metal, central metal atom के टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, और फिर आने दीजिए, ठीक है, जो अवेलेबल है आफ्टर लॉस या गेन, मतलब पहले लॉस किया उसके बाद जो गेन किया उस, ठीक है, आफ्टर लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऑफ मत समझिएगा, ये आफ्टर है, आफ्टर लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने के बाद क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या, जो उसके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी कुल संख्या को क्या कहता है, कहा जाता है इज नॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EN लिख देते शॉर्ट में, इज कॉल्ड EN। अब इसी को हिंदी में लिख देते हैं,
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम के पास जो कुल बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के बाद उसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें कि सेंट्रल मेटल एटम के पास केंद्रीय धातु के पास लोन पेयर ग्रहण और निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागने के बाद बचे हुए केंद्रीय धातु के पास निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को ही EAN कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ लिए। अब कुछ देंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें अब इसको मिटा दें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? यह स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं है? यहाँ हम लिख देते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज मोर स्टेबल एटॉमिक नंबर होता है, इज मोर स्टेबल एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है ना, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। मतलब उस ज़्यादा स्टेबल का जो है एटॉमिक नंबर वो उसके बराबर होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो अभी जो हम लोग इफेक्टिव नंबर निकाले हैं वो किसके लिए निकाले? इफेक्टिव नंबर किसके लिए निकाले? सेंट्रल मेटल एटम के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? डिफाइंड एज सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही परिभाषित होता है कि नहीं होता है? It is defined for सेंट्रल मेटल एटम। यह डिफाइंड किसके लिए होता है? सेंट्रल मेटल एटम के लिए। क्या इसके लिए हम सूत्र लिख दें? EAN बराबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, उसमें से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना मतलब पहले दिया हुआ है किसी को, ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिए जो पहले को दिया किसी से,
अब जितना शादी किया है सबसे 2 लेगा, तो एगो से 2 लिया। अब जितना शादी किया उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना बना उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कुछ का फटाफट निकाल लेते हैं। जैसे निकालते हैं FeCN का होल 6, इस पे चार्ज क्या है -4। FeCN का होल 6 है, इस पे -4 चार्ज है। तो ये चार्ज हम बताए थे पिछले दिन, कुछ दिन पहले, कि ये माइनस कौन चीज दिखाता है, ये माइनस ये दिखाएगा कि हम दूसरे के वाइफ को कैगो को अंदर लिए। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, दूसरे की वाइफ कैगो अंदर आया है। ठीक है, तो दूसरे की वाइफ कैगो अंदर आया है, तो ये 2 आया है। तो जब ये माइनस दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस वाली आई है। कौन आई है, माइनस वाली क्या हुआ है, अंदर आई है। तो ये माइनस वाली आई है। तो अब देखिए, तो -4 है, तो इसका पे CN पे -1। आप लोग को हम बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर भी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बताए हैं कैसे निकालते हैं। और एटॉमिक नंबर तो अभी जस्ट पहले बता दिए कि उसका जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही होता है। अब ये निकालने सिखाते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यदि जब तक ये दोनों नहीं निकालने आएगा तब तो होगा नहीं तब तक, लेकिन वैसे भी दिमाग यदि लगाओगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। इसका कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखिए 1 CN पे -1 चार्ज, तो 1 CN पे -1। देखिए पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मान लेते इस पे X चार्ज है, X है, हमें ये पता नहीं है। CN है, 1 CN पे -1 चार्ज, प्रोसेस से निकाल लेते हैं, -1, तो 6 गो है, तो -6 बराबर जो ऊपर में चार्ज रहेगा उसको उस साइड लिखते हैं, -4 हो गया। निकालिए फटाफट, X प्लस माइनस 1 6 6 बराबर -4। ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस में, x बराबर -4 प्लस 6 मतलब +2। तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। और हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो टोटल नंबर की संख्या रहेगा यही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि नहीं। या फिर ये बोलिए कि लिगांड गुना डेंसिटी, लिगांड गुना डेंसिटी। तो कै गो लिगांड है, 6 गो है, 6 गुना डेंसिटी मतलब कितना लोन पेयर डोनेट करता है, तो सब 1 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 6 गुना 1 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 हो गया। तो अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर सूत्र लगा, EAN बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए, एटॉमिक नंबर कितना है Fe का, पहले लिखा है थोड़ा देर पहले, 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं, +2, मतलब इसमें +2 लिखो ऐसे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देखो कितना आता है 26 और +2 -2 और +12 टोटल हो गया 36। क्या ये 36 किसी का आता है, तो पीछे अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो ये क्रिप्टन का होता है, क्रिप्टन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इफेक्टिव नंबर क्या हो गया, ये 36 हो गया। और कितना स्टेबल होगा, क्रिप्टन जितना स्टेबल होता है उतना ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, ये कंपाउंड उतना स्टेबल हो जाएगा क्रिप्टन के बराबर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट FeCN का
होल 6। अब इस बार चार्ज 3 लेते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि 3 गो हम दूसरे का लिए हैं। दूसरी की वाइफ कै गो है? 3 गो है। तो 3 गो है तो इसका मतलब 6 गो में 3 गो दूसरी का है तो 3 गो अपना है। और 3 गो अपना है, 3 गो यदि माइनस वाली अपना है तो 3 प्लस इस पे भी होगा। क्या होगा इस पे? 3 प्लस। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सिंपल भाषा में समझिए। क्या यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 गो दूसरे का वाइफ है। 3 गो दूसरे का वाइफ है। 6 गो में 3 गो दूसरा का हो गया तो इसके पास 3 गो बचा 3 गो। चलिए, तो 3 गो जिसके पास बचा है तो ये 3 गो इसी का होगा और ये माइनस वाला होता है। ये वाला क्या है? माइनस वाली है। तो एक पे चार्ज -1 है तो 3 गो इसका अपना है तो 3 गो माइनस हो गया। तो ये 3 गो प्लस रहेगा तब नहीं तीनों को बैलेंस करके रखा होगा पहले से, तो इसीलिए यहाँ पे +3 दिया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमको कितना आया? +3। तो अभी हम लिख लेते हैं फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर +3। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये ऊपर ऊपर कर लिए हैं। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बराबर, इसका कितना हमें पता नहीं है। मान लेते हैं इस पे कितना चार्ज है ये हमें पता नहीं थे। X प्लस Cn है, क्या है? Cn है, X प्लस Cn है। एक Cn पे -1, 6 गो Cn है। बराबर में क्या हो जाएगा? जो चार्ज में रहता है उसको बराबर उस साइड देते हैं, चार्ज में -3 है। चलो, X प्लस -6 बराबर -3। X बराबर क्या हो जाएगा? -3 और +6। तो अब देखिए क्या होता है, +6 में से -3 जाएगा कि नहीं? तो क्या बच जाएगा? +3 हो जाएगा। तो X बराबर हो जाएगा +3, जो कि हम मौखिक निकाल दिए थे वो आ गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं? अब चलिए, तो ये तो निकल गया। क्या हो गया? ये निकल गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि जो उसकी टोटल महिलाएं की संख्या, मतलब सेंट्रल मेटल एटम पुरुष है, इसके पास टोटल महिला कितनी है? ठीक है, तो टोटल महिला है 6 गो। देती कै गो है? एक लोन पेयर देती है, तो एक लोन पेयर को गुना कर दिए। तो 6 को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं? अब देखिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर सूत्र क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पहले इसके पास टोटल जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें से क्या किया, दूसरे को जितना दिया उसको घटा दिए। उसके बाद ये क्या करती है, महिला सबसे लोन पेयर लेता है, बकलोलवा है, इसीलिए क्या किया, प्लस एगो महिला से 2 लोन पेयर लेता है। तो जितना महिला रहेगी तो उसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना महिला है उसको क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक यदि 2 लोन पेयर दी तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका दुगुना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी का? 26 होता है। चलिए, ये दिया कितना है? 3 गो दिया हुआ है तो 3 घटा दिया। अब प्लस है, प्लस। अब देखिए 2 है, 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। ठीक है, अब किसी किसी का तुती उड़ गया होगा। जो यहाँ पे प्लस होता है आप 3 लिख दिए, केवल माइनस लिखे, कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस कर दिए। अब देखिए 26 और प्लस -3 और प्लस 6 दूना 12। टोटल को आप लोग जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। टोटल को जोड़िए तो 26 में से 3 गया, 23 बचा। अब यहाँ पे क्या हो गया? 12। तो
तो जैसे ये 12 आएगा तो टोटल हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। ये 3 सवाल हमारे पास और हैं, तो ये तीनों का बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? देखिए न्यूट्रल लिगांड है ये, तो न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो जो चार्ज इस पे है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इसी सेंट्रल मेटल एटम का ही है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? जो चार्ज ये है वही हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर है टोटल लिगांड की संख्या, टोटल लिगांड की संख्या 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब देखिए तो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें, कैसे निकलेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो देखिए क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का? 27 माइनस, एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का? 27 माइनस। अब यहाँ पे देखिए घटाना है जितना ये त्यागा है, कितना दिया है? +3 दिया है। अब देखिए क्या होता है +2 गुना जितना ये एक्सेप्ट किया है, 6 को कोऑर्डिनेशन और 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 27 में से 3 गया 24 बच गया और +6 दूना 12, टोटल 36 हो गया। ठीक है, तो 24 और 12 36 हो गया। अब अगला देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये न्यूट्रल तो है नहीं, -3 है, तो इसका मतलब हो गया 3 दूसरे से लिया है, तो 3 को जब दूसरे का है तो CN इसका एक ही गो अपना हुआ, तो जब इसका एक महिला अपना है CN है, उस पर माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस पर प्लस चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो टोटल CN की संख्या 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा कॉपर का? 29 माइनस एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +1 +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 4। 29 माइनस 1 +8, 28 हो गया, +8 मतलब 36। ये भी क्रिप्टन की तरह करेगा, ये भी क्रिप्टन की तरह करेगा। अब बात आती है इस पे, पैलेडियम है, PD है, न्यूट्रल लिगांड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो हम बोले थे न्यूट्रल लिगांड यदि हो इस पे जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है पैलेडियम का? 46 माइनस ये घट जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 46 पे से 4 जाएगा 42 और 42 और 12 54, मतलब ये जेनन की तरह बिहेव करा, ये भी क्या करेगा? स्टेबल कंपाउंड ही होता है। इस प्रकार से हमारा एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी आते हैं, एक्सेप्शन नहीं कहा जाए, वो एक रूल होता है, सिज्विक रूल। ठीक है, तो सिज्विक रूल जो होता है तो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे।